मॉक टेस्ट लगाने से ये डीबीडी का प्लान लेने से भी कोई मतलब नहीं होगा। प्लान ले लोगे और तुम वो हो गए, बस हो गया। डीबीडी का प्लान ले लिया, अब तो मैं सीधा हिंदू में जा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। आउटडेटेड मटेरियल भी रहता है, अपडेट नहीं होता भाई। आगे फिर से आज हम बात करने वाले हैं डीबीडी। डीबीडी क्या है? डीबीडी बेसिकली एक ऐप है। डीबीडी एक बेसिकली इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मतलब कि अपने को डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि PYQs, ऑलमोस्ट जब से CUET स्टार्ट हुआ है 22 तक के भी वहाँ पे क्या है, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट के साथ साथ में जो भी PYQs है वो है, और मतलब कि PYQs अवेलेबल है, जो कि जब से DU स्टार्ट हुआ है, मतलब सॉरी DU बोल रहा हूँ, जब से CUET UG स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पे CUET UG एज वेल एज PG दोनों का कंटेंट आपको मिल सकता है। अब अभी अपन ये बात कर रहे हैं UG के बारे में। सो बेसिकली डीबीडी अच्छा है, कितना सही है, कितना रिलेवेंट है, क्या उसमें रॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, या फिर मतलब कुछ आउटडेटेड मटेरियल होता है या नहीं, या फिर ओवरऑल क्या है उसका, कि जो उसकी वैसे तो फ्रीली अवेलेबल है। उसमें कुछ 4 से 5 मॉक टेस्ट होंगे जो कि फ्रीली अपन दे सकते हैं विदाउट पेड प्लान्स। तो जो उसका सब्सक्रिप्शन है या फिर जो उसका जो भी प्रीमियम प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो डीबीडी का प्रीमियम प्लान है वो अभी हमको एट प्रेजेंट मिलेगा। तो डीबीडी का प्लान मिल जाएगा 2000 रुपये का। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। 199 ये प्लान है, जो कि ये टॉपर प्लान है। सो बेसिकली इसके अलावा भी एक और प्लान है जिसमें पर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट होगा 600 के अराउंड पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का 600। और टॉपर प्लान जो है वो है ऑलमोस्ट 2000 का टॉपर प्लान जो कि डीबीडी का है। तो अब ऑलमोस्ट अभी नवंबर में रिसेंटली, मैंने कोई से पहले से लेके नहीं बैठा हूँ, मेरे को पहले से कोई मैं अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर स्टिल मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं खरीदा, कोई बुक नहीं खरीदी। मैंने बुक खरीदी है तो वो नवंबर और दिसंबर में खरीदी, जब मेरा पूरा कोर्स हो गया था। अगर आप भी बुक खरीदने वाले हो तो एक बार पूरा कोर्स हो जाए ना, तो उसके बाद अगर अपन मॉक टेस्ट पे जाते हैं या फिर उस पर जैसे कि मतलब मॉक टेस्ट पे जाएंगे या फिर उसके अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें अपने को हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो वो अपन उसमें करेंगे। और फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको रिवाइज करेंगे कि हाँ इसको स्क्रैच करने की ज़रूरत है, तो वो करना चाहिए। तो इसलिए उसके बाद में ऐसा नहीं कि अपना जो मेन बेसिक से कोई क्लियर नहीं, तो फिर तो मॉक टेस्ट लगाने से, ये डीबीडी का प्लान लेने से भी कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है डीबीडी का तुम प्लान ले लोगे और तुम वो हो गए, बस हो गया। डीबीडी का प्लान ले लिया, अब तो मैं सीधा हिंदू में जा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। सो डीबीडी का प्लान मैंने लिया था दिसंबर अराउंड में, और उसमें मैंने दिसंबर में पूरा डीबीडी का मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने कोशिश की कि मैं जितने भी MCQs या फिर मॉक टेस्ट थे जो कि मैं कर पाऊँ वो मैंने करे थे। और फिर बाद में जनवरी में मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल। और फिर भी मैं कहीं ना कहीं मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता था, जब भी लगता था कि नहीं यार अभी कर लेता हूँ, नहीं यार अभी कर लेता हूँ, तो तब मैंने किया। सो अभी तक डीबीडी के साथ, क्योंकि मैंने अभी ऑलमोस्ट 200 ऑलमोस्ट मैंने MCQs लगा लिए हैं, क्योंकि मेरे को लिए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट उसमें देखा जाए तो चैप्टर वाइज जो टेस्ट है उसको भी अगर मिला लें तो उसमें बन रहे हैं टोटल 1016-14 मॉक्स हैं, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किए थे थोड़े दिन पहले, तो मेरे को याद है। तो अब 1014-16 करना इज़ फार आउट ऑफ द माइंड, राइट। सो अगर अपन चैप्टर वाइज को साइड में रखें, और जो मेन है कि फुल मॉक टेस्ट है या फिर फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो अपने होंगे अराउंड 350 समथिंग होंगे, तो वो बेस्ट है। वो मेन हमारा इस पर ध्यान होना चाहिए। चैप्टर वाइज पे तो चैप्टर वाइज वाली ही चीज़ें इसमें दिखेगी तुमको, बेसिकली है कुछ नहीं, बस वो एक अलग से सेक्शन कर रहा है, वो 10-10 मिनट के या फिर 20-25 मिनट के टेस्ट होंगे, उसमें कुछ नहीं। तो उसको अपन को साइड लाइन करके चलना है। अब क्या करना है कि बेसिकली, और तो जो मेरा एनालिसिस है अभी तक का डीबीडी के लिए, वो ये है कि उसमें 3 बेस्ट चीज़ें। सबसे पहले तो 3 बेस्ट चीज़ें क्या है? फर्स्ट ये है कि उसमें PYQs है। PYQs तुम गूगल पे भी ढूंढोगे, PYQs तुम कोई सी भी साइट पे भी ढूंढोगे, तो भी मुश्किल है कि तुम्हें कोई सा प्रिवेलेंट यूनिक PYQ मिल जाए हट के। पर लेकिन वो जो उसका PYQ होता है वो प्रॉपर शिफ्ट वाइज शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि प्रॉपर NTA के होते हैं, मतलब NTA ने जो कि शेड्यूल किए होता है, तो वो शिफ्ट वाइज पेपर प्रोवाइड करता है कौन? डीबीडी। तो मेनली वो उसका एक अच्छा पार्ट है। सेकेंड चीज़, और कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें एरर्स होती है, बहुत सारा आउटडेटेड मटेरियल भी रहता है, अपडेट नहीं होता है। भाई क्या, एक बात बताऊँ, कहने में तो कुछ भी हो सकता है, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी रहेगी। फर्स्ट थिंग तो अपनी थी कि उसमें ढेर सारे PYQs मिलेंगे, शिफ्ट वाइज PYQs मिलेंगे, अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अगर उसको वेल वर्स कर देता हूँ। और सेकेंड चीज़ ये है कि उसमें सेकेंड चीज़ तो ये लोग बोलते हैं कि उसमें एरर्स होती है, आउटडेटेड मटेरियल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रॉन्ग कर दो भाई। वहाँ पे प्रॉपर टाइमली अपडेट होता है, और साथ ही साथ में देखा जाए तो वहाँ पे एरर्स, हाँ एरर्स, कुछ क्वेश्चंस में एरर्स दिखेगी तुमको, कुछ में आंसर्स रॉन्ग दिखेंगे। अब कुछ में कितना बोल रहा हूँ, 100 में से 99% एरर नहीं है, 100 में से 99%
वहाँ पे सही है मटेरियल, 100 में से ओनली 1% ऐसा होगा, 0.1% ऐसा होगा कि जिसमें आंसर ही इनकरेक्ट दिखा देता है। मतलब कि अगर आप चेक कर रहे हो अपना आंसर, तो कि जिसमें आप रिव्यू कर रहे हो अपने आंसर्स, जिसमें आप अपना टेस्ट रिव्यू कर रहे हो, उसमें वो आंसर ही रॉन्ग बता रहा है और तुमको एनसीईआरटी में लाइन दिख रही है कि नहीं ये तो सही है, पर इसमें गलत दिखा रहा है कि इसमें डी बडी में, तो वो तुम्हारा बिल्कुल 1% चांस है, वो भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं रह गया हो। वो भी मेरे को तो देखने को नहीं मिला। मेरे को तो नवंबर में एक आधा आंसर शायद मैंने ऐसा देखा होगा जो कि मेरे को करेक्टली फाउंड करने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ नहीं ये इनकरेक्ट ही है और हो गया होगा, तो मैंने उस पर रिपोर्ट भी की थी। ठीक है, बाद में बात करते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस की। रॉन्ग क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई? रॉन्ग क्वेश्चंस पहली बात तो हाँ डीयूपीटी में एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं वहाँ पे बहुत बार ना जो कि पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जैक्ट देने की वजह से शायद कुछ ऐसा ग्लिच होता है जिसकी वजह से साइड लाइन में ऐसे मतलब कि ये है अभी फ्रेम इतना इतना और फिर इतना क्वेश्चन चलता है जो कि वो इस वाला पार्ट वाला दिखता नहीं है, लेकिन उसको मतलब जूम करना पड़ता है और थोड़ा सा इधर लाके देखो तो वो तो दिख जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेस नहीं होता है, वो तो भाई टाइप वाली बातें हैं, तुमको आता होगा तो कर लोगे तुम। तो मैंने भी ऐसे ही फाइंड किया था कि थोड़ा सा उसको जूम करके इस तरफ ला के और उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और उसको डीयूपीटी सीधा ही भी दे सकता है, थोड़ा सा ग्लिच लगता है कि वो आधा क्वेश्चन तो आया ही नहीं, बहुत सारे बच्चे इसकी कंप्लेन करते हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ कि अगर आप डीयूपीटी ऐप को डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड तो क्या है 4-5 टेस्ट होंगे उसमें, अगर आपके सब्जेक्ट ही 4-5 है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मॉक्स दे दोगे तुम फ्री में, और तो कुछ नहीं है। पर अगर आप लेते हो उसका टॉपर प्लान तो आपको कैसे हेल्पफुल होगा और कैसे वो यूज़ करना है ये मैं बताता हूँ, और इसकी स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ। सो इसको फर्स्ट थिंग ये है कि इसको आप यूज़ कैसे करोगे डीयूपीटी को। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी करंटली 31 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल, मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने पास है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल, ठीक है, और वो जो मंथ होगा वो सीयूटी एग्जाम में होगा, तो अभी अपन मान के चल रहे हैं कि अपने पास 1 मंथ है। सो 1 मंथ में अपन ऐसा क्या करें जो टॉपर प्लान भी पूरा हो जाए, तो इसको यूज़ आपको इस तरीके से करना है जो अभी मैंने बताया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज को साइड लाइन करना है। अभी तुम्हारा सारा कोर्स हो है, जो कि मैंने अभी बोला कि तुम्हारा सारा कोर्स क्लियर है, कि तुम्हारा सारा जो भी रिवीजन ले रखा है तुमने, तुम्हारा अभी 12th हो है, तो यार तुम्हें इतना तो इंश्योर हो गए कि हाँ मेरा सारा कोर्स क्लियर है या फिर मेरा सारा बेसिक्स क्लियर है, तो इतना तो होना चाहिए। अब वो है, मैं मान के चल रहा हूँ वो है, तो आपको क्या साइड लाइन कर देना है, सारे चैप्टर वाइज को साइड लाइन कर देने हैं। कोई सा भी चैप्टर वाइज PYQ जो भी शिफ्ट का हो उसको नहीं उठाना। बेसिकली शिफ्ट का चैप्टर वाइज तो NTA देता है नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं, उसको साइड लाइन कर दो। तो आपको करने हैं फुल मॉक, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉक में करने में क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि यार ये मुझसे नहीं हुआ, कि यार ये मुझसे नहीं हुआ, यार ये आता था तो भी नहीं हुआ, अरे यार इसमें थोड़ी सी मैंने सिली मिस्टेक कर दी इस वजह से, वरना ये मुझे शायद आता था और ये मैं इसका आंसर करेक्ट करके आता। तो भाई तुम मॉक टेस्ट दोगे ना तो इसका यही चीज़ है, अगर तुम मॉक टेस्ट देते हो तो ये 100% बेस्ट चीज़ है। और अगर तुम मॉक टेस्ट देके उसकी एरर्स को एनालाइज नहीं करते, उसके टेस्ट एनालिसिस नहीं करते, ये एक और पॉइंट है, इसको लेता हूँ। सो अगर तुम मॉक टेस्ट देने के बाद में उसकी एरर्स को नहीं देखते हो, या फिर उस मॉक टेस्ट देने के बाद में तुम उसके टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो, तो तुम्हारा जो 100% बेनिफिट है इसका मॉक टेस्ट का वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। तुमने मॉक टेस्ट दिया कोई मतलब का नहीं निकलेगा अगर तुमने उसकी एरर मेंटेन नहीं की। मैं तो कहूँगा कि कोई कॉपी मेंटेन करो कि जिसमें तुम क्या कहते हैं सारी एरर्स लिखते रहो, सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए बेसिकली, तो कि इसमें सारी हमारी हिस्ट्री की है, तो ऐसे कॉपीज अगर अलग अलग मेंटेन करो तो बहुत ईजीली एक्सेस होगा और ज़्यादा कुछ क्लस्टर नहीं होगा। अभी एक साथ ही एक कॉपी में आप तो वो बहुत क्लस्टर हो जाता है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेटर रहेगा कि आप अलग अलग कॉपी बना लो सब्जेक्ट वाइज कि एरर मेंटेन करने की। सो उसमें आप एरर मेंटेन करते होगे, और जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसकी क्या करना कि एरर लिखना प्रॉपर्ली। यूँ नहीं कि तुम सबके आंसर लिखने लग रहे हो, यूँ नहीं कि तुम सब एरर के आंसर लिख रहे हो। अरे भैया अभी तो आप बोल रहे हो कि सब एरर के आंसर लिखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि सब एरर्स तेरी बहुत सारी होगी, एरर्स तेरी बहुत तरीके की होगी। मेरी सिले मिस्टेक होगी, मेरे को आता था पर कंफ्यूज हो गया, मेरे को नहीं आता था। बहुत अलग अलग तरीके के अपने अपने होते हैं भाई, कि शायद इसकी वजह से तुमको कौन से एरर नहीं करने, वो वाले एरर नहीं करने जो कि रिपीटेडली गलत हो रहा है। रिपीटेडली कैसे पता पड़ेगा भाई? बहुत सारे वो देते रहोगे तुम, तभी जाके पता पड़ेगा, और कैसे पता पड़ेगा? सो वो रिपीटेडली जो कि क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बन रहा है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और कंफ्यूज हो जा रहा है भाई, उसको लिखना है, उस कॉन्सेप्ट को लिखना है, और ऐसे करके तुमको एरर्स मेंटेन करनी है, और ऐसे करके सारी एरर्स मेंटेन करनी है। यूँ नहीं कि मुझे आता था फिर भी मैंने गलत कर दिया, और वो तुमने लिखा था पहले, तो वापस थोड़ी उसमें लिखने बैठोगे तुम, ऑफकोर्स नॉट। सो उसको नहीं लिखना है तुमको। बेसिकली जो नहीं आता था या फिर जिसको वापस स्क्रैच की ज़रूरत है, नोट करना ये पॉइंट भाई दिमाग में सिर्फ ये लिखना। अगर तुम सारे लिखने बैठोगे ना तो तुम
अगर 4 महीने भी ले लो ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि लिखने और मॉक टेस्ट देने भाई बहुत टाइम चला जाएगा। सो हमको टाइम से भी करना है और प्रोफिशिएंसी के साथ में करना है, वो बड़ा मैटर है। यही नहीं कि हमने सब मॉक टेस्ट दे दी, यही नहीं कि हमने सब कुछ बुक पढ़ ली, बस एक बार रीडिंग लगा ली, नहीं। प्रोफिशिएंसी के साथ करना सबसे बड़ा मैटर है मेरे भाई। सिर्फ यही निकालना नहीं होता है आंखों के सामने, निकालना तब होता है जब लास्ट मोमेंट में। इसका ओवरऑल फीडबैक तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को तो ये बेस्ट लगा है, क्योंकि और कोई पीवाईक्यूज ऐसे शिफ्ट वाइज इतने सारे पीवाईक्यूज कोई अवेलेबल नहीं कराता है अभी। आई थिंक सोल इंस्टीट्यूशन है ये अभी तो इन चीज़ों में, CVT UG और PG स्पेशली फॉर UG। सो हाँ, आपको कंसिडर करनी चाहिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा। और जिस तरीके से मैंने बताया, बेसिकली मैंने भी अभी इतना कुछ नहीं किया, बट स्टिल मेरा भी मोर देन हाफ बच रहा है अभी भी। तो मेरा भी प्लान है कि मैं 1 मंथ में कंप्लीट करूँ। और आगे मैं ये भी बताऊँगा कि 1 महीने में मतलब पूरा कैसे करना है। लाइक जितना भी अपना है ये DUBT का, मतलब कि कितने थे 1015 जो भी था, वो पूरा कैसे कंप्लीट करना है। पीवाईक्यूज मिल जाते हैं शिफ्ट वाइज, सारे बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सेकंड बेस्ट थिंग इस चीज़ की मेरे को लगी, ये टेस्ट एनालिसिस होता है। टेस्ट एनालिसिस में क्या देखा तुमको कि कितने टाइम में तुम्हारा पेपर हुआ है, बेसिक है, कोई बात नहीं, सुनो। और पूरा तुम्हारी परसेंटाइल क्या बनी है, ओवरऑल फुल मॉक लेंथ, फुल लेंथ जो भी तुमने मॉक दिया उसकी परसेंटाइल कितनी बनी है। सेकेंड चीज़ तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी थी। थर्ड चीज़ तुमने क्या क्या गलती की है। और सेकेंड चीज़ और फोर्थ चीज़ तुम्हारी ये होगी इसमें बेस्ट चीज़ कि तुमने इसमें कितना स्कोर किया है, वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी जितनी भी वो होगी ना रैंकिंग्स, उसमें रैंकिंग्स में तुम्हारा नेम दिखेगा कि मतलब तुम्हारा किस रैंक पे प्लेस कर रहा हो, किसी की सेकंड पे हो या फर्स्ट पे हो। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊँगा, वो है स्ट्रैटेजी। कैसे DUBT को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है 1 मंथ में, जिसकी मैं फर्दर वीडियो पे लाने वाला हूँ। पर ओवरऑल मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। कि अगर आपने DUBT प्लान ले लिया है तो अभी सबसे पहले तो उसके मॉक टेस्ट लेना चालू करो। अभी आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपका क्लियर होगा कि बेसिक वगैरह, तो अभी जो भी एरर्स हो रहे हैं उनको एरर्स को मेंटेन करते रहो, ये मैंने बताया। अब मेन चीज़ इसमें क्या करनी है, जो एरर तो मेंटेन करना है ना, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। यूँ नहीं कि हाँ आज रिवाइज किया था, अब 7 दिन हो गए, आज बैठ जाता हूँ कि रोज़ संडे टू संडे करूँगा। नहीं भाई, क्या संडे टू संडे नहीं, रोज़ रिवाइज करना है, इसको रोज़ दिमाग में लाना है, ताकि अगर आप 1 दिन 2 दिन भी बहुत मुश्किल से कभी अगर छूट जाता है तो भी वो कोई दिक्कत नहीं देगा। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेन ऐसी होती है भाई। अगर किसी ढंग के आर्ट्स के बंदे को पूछो, ढंग के आर्ट्स के बंदे जो भी है बंदे, अब किसी को पूछोगे ना, या फिर किसी UPSC एस्पिरेंट को भी पूछोगे ना, तो उसका भी यही है कि किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए उसको बार बार आंखों के सामने लाना पड़ता है, बार बार दिमाग में घुमाना पड़ता है, तब जाके वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहेगा। और जो कि अपने को चाहिए अभी 1 महीना तो पढ़ के अंदर ही नहीं है, तो वो अपने को चाहिए। सो लॉन्ग टर्म अगर आपने रिटेन कर लिया ना, तो मेन गेम तो आपका वही हो जाएगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन एक बार इनकरेक्ट कर चुके हो, वो सेकंड टाइम आप कभी इनकरेक्ट नहीं करोगे। इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम कभी नहीं करोगे इसके बाद। अगर तुमने उसको लिख के वापस रिवाइज करते जा रहे हो तो वो अब इनकरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होगा। सो 99.9% तुम्हारा चांस यही हो जाता है कि तुमने जो तुम्हारा पढ़ रखा है, तुमने इन द सेंस कि जो तुमने PYQ दे रखा है, जो क्वेश्चन तुमने PYQ दे रखा है, जिस कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे PYQs थे पिछली बार के, यानी कि जो पिछली बार का तुमने मॉक टेस्ट दिया, वो वाले तुम्हारे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ये तुम्हारे चांसेस 110% बनने की भी है। अगर तुम्हारी ज़्यादा ही कुछ अच्छी मेमोरी रिटेन है, साथ में NCERT का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हो सकता है कि तुम्हारे नंबर नहीं कटे। अब तुम्हारे नंबर कहाँ कटेंगे भाई, फिर भी कट रहे हैं हमारे तो नंबर, ऑफकोर्स कटेंगे। अब तुम्हारे नंबर कहाँ कटेंगे, जो कि पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट है, राइट। पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट आई मीन कि ये तुम्हारा बेस है, और बेस के आसपास वाली जो चीज़ें हैं ना, NCERT के आसपास वाली चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि NCERT बुक में भी मिलती है, जैसे कि सोर्सेज में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ हो गई, तो वो चीज़ को अपन पेरीफेरिक जो अपने फर्स्ट टाइम अपन कन्फ्रंट करेंगे, उसको भी अपन लिखते जाएंगे, ताकि वो भी अगली बार कभी गलत ना हो, जो कि इस बार गलत हुई है। मतलब पिछली बार भी दे चुका हूँ, फिर भी उसमें नहीं आया था, पर हमने फर्स्ट टाइम अब कन्फ्रंट करा है, तो अब वो हमारा होगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि अब उसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। भाई हमारा तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अब ये कितनी भी बार आएगा तुम्हें रहेगा याद कि हाँ ये पिछली बार भी आया था, ये मैंने पिछली बार गलत कर दिया था, इस बार गलत नहीं है, मेरे को ये याद है। इससे तुम्हारा 110% कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और ऐसा तुम राइज देखोगे तुम्हारे मॉक टेस्ट के नंबर्स में। इस बात की ठान लो, और तुमसे होगा, और तुम करके रहोगे। और भाई टेंशन मत लो, DUBT अच्छा ऐप है, रिलायबल रह सकते हो, और बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली फॉलो करोगे तो अभी टाइम है तुम्हारे पास, कर सकते हो। 1 महीने में बहुत इजीली हो जाएगा, सच में कह रहा हूँ। बट स्टिल स्ट्रैटेजी अगर फॉलो नहीं की, बिना प्लान के चले, तो हो सकता है तुम्हारा DUBT का पैसा भी खराब गया, या फिर एक्सपेंसिव लग रहा है अभी, तो वो एक्सपेंसिवनेस फिर वो तुमको वैल्यूएबल लगेगी कि हाँ एक्सपेंसिव था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उससे कुछ काम ही नहीं हुआ, क्योंकि तुम उसको यूज़ ही नहीं कर पाए, क्योंकि तुम उसको अपने वर्थ इट नहीं बना पाए। क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारा प्लान की वजह से। तो तुम्हारा प्लान होना चाहिए प्रॉपर 1 महीने का या फिर 1.5 महीने का, अगर तुम इतना ईजीली मान के चल रहे हो तो। सो बेसिकली प्लान पे डिपेंड करता है। बाकी मैं बता रहा हूँ
मेरे प्लान से ईजिली हो सकता है ये। मेरे प्लान से क्या, बहुत सारे अपना अपना प्लान बना सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, और शेड्यूल मैंने वो देखा है, बहुत सारे लोग दूसरों से शेड्यूल बनवा के आते हैं और खुद फॉलो करते हैं। भाई उसको क्या पता मेरी क्या चीज़ है, मैं क्या दिन में करता हूँ, मैं क्या करता हूँ सुबह शाम को रात को सो कि अपने बेसिस पे अपना शेड्यूल अपन को बनाना चाहिए, तो वो है। तो अच्छा प्लान होगा तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा तो ओवरऑल यही है कि हाँ, DOBD का ऐप लेना चाहिए, अभी आपके पास टाइम है, और करो, जी जान लगा दो, और जितना हो सकता है उतना करो, और मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, यही है अभी तुम्हारा काम। मेन तो 2 मेन सब्जेक्ट्स का बता रहा हूँ अभी सिर्फ, और CUT इंग्लिश का तो अलग चलता ही है, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। और इसको डिटेल में कैसे स्ट्रेटेजिकली फॉलो करना है DOBD को, ये मैं आपको फर्दर बताता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं दिल का हाल